हाँ तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और जो है अपने पढ़ाई के साथ जुड़े होंगे। ठीक है। आज जो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो आज जो है क्लास 10 की हिंदी। ठीक है। क्लास 10 की हिंदी चैप्टर 4 पढ़ेंगे। ठीक। चैप्टर 4 का जो नाम है प्यारे बच्चों, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक। इनके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। यही चैप्टर आज हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे आप लोग के सामने जो है। इसी चैप्टर को हम प्रस्तुत करेंगे। ठीक है। आप जो है ध्यान पूर्वक इस चैप्टर से जुड़े रहिएगा, इस वीडियो से जुड़े रहिएगा। चैप्टर जो है पूरा आपको क्लियर समझ में आएगी। ठीक है। आइए हम चैप्टर में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, सुनिएगा। लेखक का पहले परिचय है। हाँ तो प्यारे बच्चों, लेखक जो है कौन लिखे हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं, उनके लेखक है। ठीक है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में। कितना प्यारे बच्चों? 1907 ईस्वी में आरत दुबे के छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। किस राज्य के रहने वाले हैं? उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। आरत दुबे छपरा बलिया के उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है। द्विवेदी जी का साहित्य कर्म भारतवर्ष की संस्कृति इतिहास की भारतवर्ष की जो संस्कृति है उसकी इतिहास की रचनात्मक रचना करते थे। संस्कृत, प्रकृति, अपभ्रंश, बांग्ला आदि भाषाओं, इन तीनों चारों भाषाओं में क्या था प्यारे बच्चों? उनके साहित्य के साथ इतिहास, संस्कृति, धर्म दर्शन और आधुनिक ज्ञान विज्ञान की व्यापकता एवं गहनता में बैठकर उनका अगाध पांडित्य नवीन मानवतावादी सर्जन और आलोचना की क्षमता लेकर प्रकट हुआ है। उन्होंने जो प्यारे बच्चों हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है भारत की संस्कृति का इतिहास की रचना करते हैं। उन्होंने जो है बहुत सी भाषाओं में, ठीक है, बहुत सी भाषाओं में कौन कौन? संस्कृत, प्रकृति, अपभ्रंश, बांग्ला आदि भाषाओं में उनके साहित्य हम लोग का मिलते हैं, देखने को मिलता है। ठीक है। वे सुनिए ध्यान से, वे ज्ञान को बुद्ध और पंडित्य की सहृदयता में डालकर एक ऐसा रचना संसार हमारे सामने उपस्थित करते हैं, जो है सारे संसार को जो है क्या प्यारे बच्चों एक साथ जोड़कर, सभी जो है घटना को एक साथ जोड़कर हमारे सामने एक ऐसी रचना को प्रस्तुत किए हैं जिनको पढ़कर हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ जानेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिएगा। जो विचार को तेजस्वी कथन के ललित्व और बंधन की शास्त्रीय का संगम है। देखिए यहाँ से कह रहे बच्चों, जो विचार की तेजस्विता कथन के ललित्व और बंध की शास्त्रीयता का संगम है। इस प्रकार उनमें एक साथ लेखक यानी द्विवेदी जी में इस प्रकार उनमें एक साथ कबीर, तुलसी और रविंद्रनाथ एकर हो जाते हैं, एकर हो उठते हैं। जब ये लेखन की रचना करते हैं तो एक साथ जो है उनमें क्या क्या जाता है? कबीर, तुलसी और रविंद्रनाथ जो है एक साथ उनकी बातों को क्या करते हैं? सम्मिलित करते हैं। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे। उनकी सांस्कृतिक दृष्टि अपूर्व है। उनकी संस्कृति दृष्टि क्या है? अपूर्व है। उनके अनुसार भारतीय संस्कृति, उनके अनुसार यानी किनके अनुसार? लेखक के अनुसार भारतीय संस्कृति किसी एक जाति की देन नहीं है, बल्कि समय समय पर उपस्थित अनेक जातियों की श्रेष्ठ साधन के लवण नीर संयोग के विकसित हुई है। उनका कहना है प्यारे बच्चों, लेखक का कहना है कि जो भारत की संस्कृति है किसी एक जाति की देन नहीं है। बहुत सारे जाति जो भारत में आई, उनसे लेन देन की, उनसे जो आकर रही, उनसे उन सब की क्या है? देन है। ठीक है। कोई कार्य होता है बड़ा सा कार्य तो उसमें एक आदमी का हाथ नहीं होता है। ठीक। द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं, आचार्य प्रसाद जो द्विवेदी है उनकी रचनाएं कौन कौन है देखेंगे।
अशोक के फूल, क्या है प्यारे बच्चों, अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क। इसी से सवाल पूछता है प्यारे बच्चों, पूछता है अशोक के फूल किन की रचना है, तो ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कल्पलता, विचार और वितर्क, कुश, विचार, प्रवाह, आलोक पूर्व, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद। अब निबंध देखिए, बणभट्ट को आत्मकथा, बणभट्ट को आत्मकथा, चारू चंद्र लेखा लेखा, पूर्ण नरवा, अनमदास का पौधा। अब उपन्यास, सूर साहित्य, कबीर, मध्यकालीन, बुद्ध का स्वरूप, नाथ संप्रदाय, कालिदास की ललित रचनाएं। इनकी सब ये क्या है, रचनाएं हैं। पहले हम लोग देखे रचनाएं, देखे रचनाएं के बाद उन्होंने निबंध भी लिखा है, निबंध भी लिखा है, उसके बाद से उपन्यास भी लिखे। इतने सारी चीज उन्होंने प्यारे बच्चों लिखा है, किसने, आचार्य प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, आलोचना, साहित्यास, संदेश शासक, पृथ्वीराज रासो, नाथ सिंह की बनिया ग्रंथ संपादन, विश्व भारती शांति पत्रिका का संपादन। इतने सारे वो क्या किए हैं, पत्रिका को भी संपादन किए हैं। ठीक है, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये लेखक का परिचय, लेखक का कहाँ जन्म हुआ था, क्या क्या रचनाएं किए थे, क्या क्या निबंध, ये सब पढ़ रहे हैं। द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, आलोक पर्व उनका जो एक रचना है प्यारे बच्चों, आलोक पर्व क्या उनकी एक रचना है, आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान एवं लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर लीट की उपाधि मिली है। लखनऊ विश्वविद्यालय का मिला है, डॉक्टर लीट की उपाधि मिली। वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय, शांति निकेतन विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय आदि में प्रोफेसर भी रहे हैं, इसीलिए उनके नाम से पहले क्या लगा, आचार्य लगा है। प्रोफेसर एवं प्रशासनिक पदों पर भी रहे हैं। सन 1979 में दिल्ली में उनका निधन हुआ। प्यारे बच्चों 1907 में क्या हुआ है, जन्म हुआ है, 1907 में जन्म हुआ है, मरे कब है, 1979 में क्या हुआ, मर गए हैं। लगभग जो है प्यारे बच्चों वो जो है 72 साल जिए। कितना साल जिए हैं, 72 साल जिए। ठीक है, 72 साल वो जिए हैं। आगे बढ़ते हैं। ये था लेखक का परिचय, लेखक को क्या क्या मिला है, लेखक ने कौन कौन सी रचनाएं की है, ये सारा परिचय था। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी सुनिए और है। अभी हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथ आवली से लिए गए प्रस्तुत निबंध में प्रख्यात लेखक और निबंधकार का मानववादी दृष्टिकोण प्रकट होता है। इस ललित निबंध में, ये जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है, निबंध है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। नाखून क्यों बढ़ती है, क्या है, निबंध है। इस ललित निबंध में लेखक ने बार बार काटे जाने पर भी बढ़ जाने वाले नाखून के बहाने अत्यंत सहज शैली में सभ्यता और संस्कृति की विकास गाथा उद्घाटित कर दिखाई है। प्यारे बच्चों, जो इस निबंध है, ये जो है क्या है, इनका निबंध है। ये क्या है, नाखून क्यों बढ़ते, एक बार पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों, नाखून क्यों बढ़ती है, क्या है, तो ये निबंध है। ठीक है, ध्यान रखिए, यह निबंध है और कह रहा है कि निबंध में लेखक बार बार काटे जाने पर बढ़ जाने वाले नाखून के बहाने अत्यंत सहज शैली में सभ्यता संस्कृति की विकास सभ्यता दिखाया। नाखून बढ़ जाते हैं, इसी को समझाने में उन्होंने हमारे संस्कृति और सभ्यता को क्या किया प्यारे बच्चों, दर्शाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, एक और नाखून का बढ़ना मनुष्य की आदमी पार्श्विक वृत्ति है। यानी जो है मनुष्य प्राचीन के समय था, उसमें पशु के समान रहता था और संघर्ष चेतना का प्रमाण है। तो दूसरी ओर उन्हें बार बार काटते रहना, अलंकृत करते रहना मनुष्य की सौंदर्य बोध और संस्कृति चेतना की भी निरूपित करता है कि मनुष्य जो आगे बढ़ा है, वो सुंदर रहना चाहते, इस वजह से नाखून काटेगा। लेखक ने नाखून के बहाने मनोरंजक शैली में मानव सत्य का दिग्दर्शन कराने का सफल प्रयत्न किया है। मानव को असलियत बताने का जो सफल प्रयास किए हैं। यह निबंध नई पीढ़ी में सौंदर्य बोध, इतिहास चेतना और
संस्कृति आत्मगौरव का भाव जगाती है। ये जो संस्कृत का क्या जाती है प्यारे बच्चों, आत्मगौरव जगाती है। नाखून की बढ़ती से बहाने से हमारे भारत की संस्कृति को क्या किए, वो दिखाया है। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, देखिए अब जो यहाँ से हमारा पार्ट स्टार्ट होता है। यहाँ से क्या होता है, स्टार्ट होता है प्यारे बच्चों, पार्ट स्टार्ट होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से जो है पार्ट की शुरुआत करेंगे हम लोग। यहाँ से जो है पार्ट की शुरुआत हो रहा है, ठीक है। पार्ट की क्या हो रही है, यहाँ से जो है प्यारे बच्चों पार्ट की शुरुआत हो रही है। यहाँ से जो है पार्ट की शुरुआत कर रहे हैं। अब जो है करना कुछ नहीं है प्यारे बच्चों, आप लोगों को वीडियो में हमारे साथ बने रहना है। वीडियो में बने रहिएगा, आप लोगों को जरूर समझ में आएगी, ठीक है। आप लोगों को जरूर समझ में आएगा वीडियो, हम इतना उम्मीद दिलाते हैं। प्यारे बच्चों बहुत मनोरंजन निबंध है, एक प्रकार का। नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्या है, निबंध है, ठीक है। तो निबंध क्या है ये आप लोग ध्यान से सुनिएगा तब समझ में आएगा निबंध, ठीक है। आइए हम निबंध के बारे में चर्चा करते हैं। कह रहा है प्यारे बच्चों, बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं बहुत जिज्ञासा होता है, उन्हें हर चीज में जानना होता है, ये क्या हुआ, ये क्यों है, ये क्या है, वो क्या है। छोटा सा भी जीव रहता है, कुछ नहीं जानता है, हर चीज पूछते रहता है। तो कह रहा है प्यारे बच्चों, बच्चों कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। अल्पज्ञ होता है कम जानने वाला। पिता जो होता है कम जानने वाला बड़ा दयनीय जीव होता है। हमारे माता पिता हो गए, वो कम पढ़े लिखे हैं तो उतना चीज नहीं जानते हैं। तो कह रहा है अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने, कह रहे हैं लेखक साहब, मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका कि क्या जवाब दिया जाए कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। जब उनकी छोटी बेटी ने सवाल कर दिया कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो आदमी कभी कभी चकरा जाता है, इस बात का क्या जवाब दे, ठीक है प्यारे बच्चों। आदमी क्या होता है, चकरा जाता है कि यार नाखून आखिर क्यों बढ़ते हैं, काट दिया जाता है फिर बढ़ते हैं, काट दिया जाता है फिर बढ़ते हैं। तो आदमी कभी कभी चकरा जाता है, इसका क्या जवाब दे। सुनिए, हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। आज काटे फिर 3 दिन बाद कह दे प्यारे बच्चों नाखून बढ़ जाते हैं। कह रहे हैं लेखक साहब, हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने दे तो माँ बाप अक्सर उन्हें डांटा करते हैं। माँ बाप ही क्यों प्यारे बच्चों, आप अगर स्कूल पढ़ रहे हैं तो टीचर भी डांटते हैं, मार भी पड़ती है। तो 2-3 दिन जैसे छोड़ देंगे, एक हफ्ता, नाखून जो बढ़ जाएगा, उसमें गर्दा बढ़ जाएगा, खाएंगे तो बीमारी हो सकती है। तो अक्सर माँ बाप क्या करते हैं, डांटा करते हैं। पर कोई नहीं जानता कि यह भागे नाखून क्यों इस प्रकार बढ़ा करते हैं। और कोई नहीं जानता प्यारे बच्चों कि यह भागे नाखून, बदकिस्मत नाखून क्यों ऐसे अपने आप बढ़ा करते हैं, ठीक है, बढ़ा करते हैं। अभागे नाखून क्यों इस प्रकार बढ़ा करते हैं। यहाँ से देखिए, काट दीजिए वो चुपचाप दंड स्वीकार लेंगे। काट दीजिएगा तो कुछ बोलने वाले नहीं है, दंड स्वीकार कर लेंगे। मनोरंजन की बात है, देखिए कितना जगह है। काट दीजिए, नाखून को काट दीजिए, वो चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे। पर निर्लजा मतलब होता है जिसको शर्म नहीं आता, बेहाया, समझिए पर बेहाया। तो निर्लजा अपराधी की भांति फिर छूटते ही, जैसे ही छोड़ दिया जाता है, छूटते ही सेन पर हाजिर हो जाते हैं, फिर बढ़ जाते हैं। आखिर ये इतने बेहाया क्यों है। लेखक साहब कह रहे हैं ये नाखून जो है इतने बेहाया क्यों है। लेखक साहब क्या कह रहे हैं, ये नाखून जो इतने बेहाया क्यों है। सुनिए, यहाँ से कुछ लाख ही वर्ष की बात है, जब मनुष्य जंगली था। जब मनुष्य क्या था प्यारे बच्चों, जंगली था। कुछ लाख वर्ष पहले क्या था प्यारे बच्चों, मनुष्य जो था जंगली था। मनुष्य क्या था, जंगली था, वनमानुष जैसा था। जंगली था और वनमानुष जैसा था, ठीक है, जानवर की तरह भी रहता था।
उसे नाखून की जरूरत नहीं थी, उसे नाखून की जरूरत थी। हमारे पूर्वज दादा छोड़ दिया जाए, बहुत पहले चले जाइए, लाखों वर्ष पहले प्राचीन काल में, तो हमारे पूर्वज कैसे रहते थे? जंगली जानवरों की तरह रहते थे ना। अभी के जैसा घर था प्यारा बच्चों से, इतना सुकून से हम लोग रहते थे, ऐसा कुछ नहीं था। वो जंगल में रहते थे, झोपड़ी पुआल उवाल को बनाएंगे, झोपड़ी बनाएंगे, आग जलाकर सोते थे कि जानवर उनको ना रात में खा ले। और जो नाखून बड़ा बड़ा रखते थे, वो भी खुद मनुष्य भी कैसा रहता था? जानवर के जैसा दिखता था। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं हमारी बात आपको अच्छा लग रही होगी। आगे देखिए, उसकी जीवन रक्षा के लिए, उसकी जीवन रक्षा के लिए यानी मनुष्य की जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी था। नाखून क्या था? बहुत जरूरी था। असल में वही उसके अस्त्र थे। नाखून क्या थे प्यारे बच्चों? अस्त्र थे। किसके अस्त्र थे? मनुष्य के अस्त्र थे। जब कुछ नहीं जानता था तो दांत भी थे, दांत भी अस्त्र थे, खाने में सहयोग करते थे। दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान आता। नाखून का पहले स्थान था आता था अस्त्र में। उन दिन उसे जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंदिया को पछाड़ना पड़ता था। यानी जो जानवर हो गए या कोई और भी जाति हो गया, उनको पछाड़ने के लिए, उनसे जीतने के लिए मनुष्य क्या करता था? नाखून बढ़ाता था। नाखून उसके लिए आवश्यक अंग था। नाखून क्या था प्यारे बच्चों? आवश्यक अंग था। फिर धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगे। फिर धीरे धीरे क्या करने लगे प्यारे बच्चों? मनुष्य जो है बाहर की वस्तु से सहारा लेने लगा। धीरे धीरे जो है लकड़ी का अस्त्र बनाने लगे। तो अंग छोड़कर वो बाहरी चीजों से क्या लेने लगे? सहारा लेने लगे। ठीक, जैसे दिया है, पत्थर के ढेले और पेड़ की डाल काम में लाने लगे। रामचंद्र जी की सेना, रामचंद्र जी की वानर सेना के पास ही ऐसे वस्त्र थे। क्या थे रामचंद्र सेना के पास? ऐसे ही लकड़ी के हथियार थे। ठीक है, लेखक जी कह रहे हैं कि राम जी जब रावण से युद्ध कर रहे थे तो उनके जो सेना के पास था वो भी लकड़ी के हथियार थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। धनुष देखे होंगे आप लोग, धनुष लकड़ी के ही थे। ठीक है, सुनिए, कह रहा है उस समय हड्डिया के भी हथियार बनाए गए। इन हड्डी के हथियारों में लकड़ी के समय में, जब लकड़ी के हथियार बनते थे उसमें प्यारे बच्चों क्या था? हड्डी से भी हथियार बनते थे। हड्डी, आदमी मर जाएगा तो उसके गला, उसके का हथियार बनाया जाता था। ठीक है, तो जो प्राचीन काल में मनुष्य जब नाखून बढ़ाकर सहारा लेता था किसी जीव को मारने, फाड़ने, खाने में, उसके बाद से धीरे धीरे वो अंग के बाहरी चीजों से सहारा लेने लगे। तो क्या सहारा लिए उन्होंने? सहारा लिया प्यारे बच्चों ये कि अब जो लकड़ी का अस्त्र बनाने लगे, किसी पहाड़ वाड़ का, छोटे छोटे पत्थर का वो लोग क्या बनाने लगे? अस्त्र शस्त्र बनाने लगे। देखिए उसके बाद सुनिए, उसके बाद से हड्डियों का भी हथियार बनाया। इन हड्डी के हथियारों में सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक था देवताओं के राजा कौन? इंद्र। देवताओं के राजा का वज्र, यानी वज्र अस्त्र था, जो हड्डियों से बना था। आप लोग देखे होंगे रामायण में, जो दिघचा मुनि के हड्डियों से बना था। राजा का जो इंद्र जो थे, उनका जो हथियार था, अस्त्र था, वो ऋषि कौन से मुनि? दिघचा मुनि। ठीक है, दिघचा मुनि के हड्डियों से बना था और बहुत मजबूत था। मनुष्य और आगे बढ़ा, मनुष्य जो आगे बढ़ता ही चला जा रहा है। उसने धातु के हथियार बनाए। किसके हथियार बनाए? धातु के हथियार बनाए। जिनके पास लोहे के अस्त्र और शस्त्र थे, शस्त्र थे, वे विजयी हुए। वो क्या हुए? युद्ध में जीते। देवताओं के राजा तक को मनुष्य के राजा से इसीलिए सहायता लेनी पड़ती थी कि मनुष्य के पास लोहे के अस्त्र थे। असुरों के पास अनेक विद्याएं थी, पर लोहे के अस्त्र नहीं थे। प्यारे बच्चों, कह रहे हैं लेखक साहब, सारे संस्कृति को जोड़े, कह रहे हैं देवताओं के राजा को भी जो है मनुष्य सहारा लेनी पड़ी। क्यों लेनी पड़ी? क्योंकि मनुष्य के पास जो था क्या था? लोहे का हथियार था, धातु का हथियार था। तो और जो है असुरों से लड़ने के लिए देवताओं को लकड़ी के हथियार से काम चलेगा नहीं, तो उन्होंने मनुष्य के अस्त्र से सहारा लेना पड़ा। मनुष्य से सहारा लेना पड़ा देवताओं को। किसे युद्ध करने के लिए? असुरों से, राक्षसों से युद्ध करने के लिए। ठीक है, कह रहे हैं शायद घोड़े भी नहीं थे। आर्यों के पास दोनों ये चीजें थे। आर्य जो थे यानी ब्राह्मणों कहा जाता है, उस समय आर्य के पास क्या थे? ये दोनों चीज थे। घोड़े भी थे और लोहे के अस्त्र शस्त्र भी थे। आगे बढ़ते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों,
देवताओं के पास क्या था, लोहे के अस्त्र नहीं थे, तो उसे मनुष्य से सहारा लेनी पड़ी ताकि वो असुरों से, राक्षसों से जीत पाए। अब मनुष्य के पास घोड़े भी थे और लोहा के अस्त्र भी थे। लोहा के क्या थे, अस्त्र भी थे। ठीक है, यहाँ तक हम तब ब्राह्मण क्या हुए, आर्य विजयी हुए। आर्य क्या हुए, विजयी हुए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ सुनिएगा, फिर इतिहास अपनी गति से बढ़ता गया। फिर इतिहास अपने कहा के प्यारे बच्चों अपनी गति से बढ़ता गया। नाग हारे, सुपर्ण हारे, यक्ष हारे, गंधर्व हारे, असुर हारे, राक्षस हारे। लोहे के अस्त्रों ने बाजी मार ली। जिनके पास लोहे के अस्त्र थे वो कहा विजयी हुए। ठीक, इतिहास आगे बढ़ा और पुलित्ती वाले बंदूक ने, करतूस ने, तोप ने, बमों ने, बम वर्षक वायुवानों ने, यानी आजकल आप लोग देख रहे हैं कितना चीज लड़ने वाला आ चुका है। इतिहास को किस कीचड़ भरे घाट तक घसीटा है, ये सब बंदूक बना है, जो है लड़ने वाला वायुयान बना है। कह रहे हैं लेखक साहब कि इतिहास को इतने कीचड़ में ढकला है यह सबको मालूम है कि नाकधर मनुष्य, यानी नाखून वाला मनुष्य, अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है। अब जो है सभी देश के पास प्यारे बच्चों क्या एटम बम है, और झगड़ा होता है तो तुरंत से सारा पृथ्वी पर कौन सा देश था कौन सा देश नहीं था सारा नामो निशान मिट जाएगा। ठीक है, तो कह रहे हैं नाकधर मनुष्य, नाखून वाला मनुष्य अब जो एटम पर भरोसा करके क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। यानी नाखून पहले अस्त्र थे, अब जो है क्या कर रहे हैं लेखक साहब कि अब लोग एटम बम, देश जो एटम बम करतूस वाले क्या क्या जो है हथियार बनाकर आगे उसके भरोसे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे की ओर चल पड़ा है, पर उसके नाखून अभी भी बढ़ रहे हैं। अभी भी मनुष्य कहाँ है, नाखून बढ़ रहे हैं। कह रहे लेखक साहब अभी क्या है, मनुष्य के नाखून बढ़ रहे हैं। अब भी प्रकृति मनुष्य को उसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर रही है। कह रहा है अभी भी प्रकृति जो है, प्रकृति क्या है, अभी भी जो प्रकृति है वो मनुष्य को जो है नाखून से वंचित नहीं कर रही है। नाखून से मनुष्य क्या कर रही है, वंचित नहीं कर रही, अभी भी इसको बढ़ती जा रही है। बट अभी हम नाखून को छोड़ दे, इतना बड़ा बड़ा नाखून हो जाएगा, हम लोग भी जंगली जानवर की तरह लगने लगेंगे, लेकिन ऐसा हम लोग करेंगे नहीं। ये पहले के लोगों की जरूरत थी। अब जो है इंसान जो है बहुत पढ़ लिख लिया है, शिक्षित हो गया, ऐसा करना जो है उचित नहीं है। आगे देखिए, कह रहा है अभी भी वह याद दिला देती है कि तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। ठीक है, नाखून जो इंसान को हटाया नहीं जा सकता, भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही लाखों वर्ष के पहले के नख दांतवलंबी जीव हो, पशु के साथ एक ही सतह पर, यानी पशु के साथ एक ही सतह पर घूमने वाले, विचरण मतलब होता है घूमने वाले, विचरण करने वाले और चरने वाले हो। जिस प्रकार पशु पहले चल रहे थे अभी भी चल रहे हैं, उसी प्रकार हम लोग भी क्या कर रहे हैं कि इस बात को है जो नाखून क्या दिलाती, याद दिलाती है कि हमारे नाखून भी पहले क्या थे, बड़े बड़े थे, यही अस्त्र थे, हम लोग भी जंगली जानवर की तरह थे। ये नाखून हमें आज भी याद दिलाती है। ठीक है, तथा कि इसलिए मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून काटने के लिए डांटता है। किसी दिन कुछ थोड़े लाखों वर्ष पूर्व वो अपने बच्चों को नाखून नष्ट करने पर डांट रहा होगा। आज सुनिए बात, आज जो है हम लोग नाखून बढ़ाने के लिए काटते हैं। नाखून जो है बढ़ जाता है तो तुरंत काट देते हैं, नाखून चाहते नहीं हम लोग बढ़ना है। लेकिन कुछ लाखों वर्ष पहले मनुष्य को जो है प्यारे बच्चों, मनुष्य क्या चाहते होंगे, उनके जो है गार्जियन जो है, अभिभावक जो है, मनुष्य को नाखून नष्ट होने पर डांटते होंगे, नाखून तुम क्यों काटे, यही तुम्हारा अस्त्र है। पहले की बात बता रहे हैं, देखिए कितना सा जोड़ रहे हैं ना। लेकिन प्रकृति है कि वो अभी भी नाखून को जिलाया जा रही है, नाखून को क्या जिलाया जा रही है, जिंदा रख रही है। और मनुष्य है कि वो अभी भी उसे काटे जा रहा है। क्या करते जा रहा है मनुष्य अभी भी उसे काटा जा रहा है। वे कमबख्त रोज बढ़ जाते हैं। वे कमबख्त क्या होते हैं, रोज बढ़ते हैं, क्योंकि वे अंधे हैं। नाखून क्या है, अंधे हैं, नहीं जानते हैं कि मनुष्य इसकी कोटि, नहीं जानते कि मनुष्य जो है इससे अधिक नाखून से भी अधिक जो है शक्तिशाली कर रहे हैं, क्योंकि वो अंधे हैं, नहीं जानते कि मनुष्य इससे कोटि कोटि गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है।
कह रहे हैं लेखक साहब कि जो है नाखून नहीं जानता है कि मनुष्य को जो है बहुत बढ़िया बढ़िया अस्त्र शस्त्र मिल चुका है। अब मनुष्य को नाखून की जरूरत नहीं है। अब हम लोग नाखून से मनुष्य थी बनाएंगे, अस्त्र बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। इतना भारी भारी जो अस्त्र बना चुका है AK-47, तो कौन कौन सा बंदूक जो है बन चुका है। अब नाखून की क्या जरूरत है? सुनिए, मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता है। कह रहे लेखक साहब, मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य जो अब नाखून को नहीं चाहता है, उसके भीतर बार्बर युग का मतलब होता है जंगली जानवर जैसा रहना, उसके भीतर बार्बर युग का कोई अवशेष रह जाए, बार्बर युग का, ठीक है, यानी जो है जंगली जानवर की तरह रहना, बार्बर जैसा युग का कोई अवशेष रह जाए, या उसे असहाय है, उसे क्या है, असहाय है, मतलब सहा नहीं जा सकता है। लेकिन यह भी कैसे कहूँ, नाखून काटने से क्या होता है? मनुष्य की बर्बरता घटी कहाँ है? नाखून काटने से मनुष्य थोड़ी जो है उस सभ्य इंसान बन जाएगा, नहीं। उसका कर्म जो है अच्छा कर्म रहेगा तो सभ्य इंसान है। मनुष्य की बर्बरता घटी क्या है? मनुष्य की जो है पशुता की निशानी घटी क्या है? वो तो बढ़ती ही जा रही है। मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड बार बार थोड़ी ही हुआ है। प्यारे बच्चों, जब अमेरिका और जापान से लड़ाई चल रही थी, तो जापान का 2 जगह है, हिरोशिमा और नागासाकी। इस जगह, दोनों जगह पर अमेरिका ने एटम बम गिराया था, जिसके आज भी जो है नुकसान देखने को मिलता है। आज भी हिरोशिमा और नागासाकी पर छोटे छोटे बच्चे अपंग पैदा होते हैं, ठीक है। तो ये जो कह रहे हैं मनुष्य की पशुता भी घटी क्या है? मनुष्य जो घटिया सोच है, पशु की तरह सोच है, अभी घटी क्या, वो बढ़ती ही जा रही है, ठीक है। यह तो उसका नवीनतम रूप है, यह नया रूप है। मैं मनुष्य को नाखून की ओर देखता हूँ, मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ। आगे देखिए, नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ, या उसकी भयंकर पशुवृत्ति के जीवन का प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार काट दे वो मरना नहीं जानता, वो मरना नहीं जानती। मनुष्य की जो पशुता है उसको जितनी भी बार काट दो वो मरना नहीं जानता है। हमारा बाल है प्यारे बच्चों, बाल जो है कितनों बार काट लेंगे वो खत्म होने वाला नहीं, फिर बड़े। नाखून वैसे ही है, ये 2-3 चीजें हैं जो घटने वाली है नहीं, अपने आप बढ़ती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ हजार साल पहले मनुष्य ने नाखून को सुकुमार विनोद के लिए उपयोग में लाना शुरू किया था। वात्स्यायन के काम सूत्र से पता चलता है, ये जो है वात्स्यायन के काम सूत्र से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले भारतवासी नाखून को जम के संवारते थे। क्या करते थे? जम के संवारते थे, माने खूब ध्यान देते थे मन से। उनके काटने की कला काफी मनोरंजक बताई गई है। नाखून काटने की कला जो है काफी मनोरंजक बताई गई है। जैसे त्रिकोणीय यानी त्रिभुज की तरह काटेंगे नाखून को, ऐसे डिजाइन में। वर्तुलाकार यानी गोल काटेंगे नाखून, क्या करेंगे प्यारे बच्चों? गोल काटेंगे। आज भी वो नाखून को गोल काटते हैं। चंद्रकार यानी चंदा के जैसे, कैसे? चंदा के जैसे। दतुला आदि विभिन्न आकृतियां की नाखून इन दिनों विलासी नागरिकों को ना जाने किस काम में आया करते थे। कह रहे हैं लेखक साहब कि आज से 2000 पहले मनुष्य जो है डिजाइन के नाखून काटता था, डिजाइन के नाखून काटता था, ठीक। उनको सिकत और अलकत से यत्न पूर्वक रगड़ कर लाल और चिकना बनाया जाता था। नाखून को जो है रगड़ कर खूब बढ़िया साफ करके लाल और चिकना बनाते थे लोग। आगे बढ़ते हैं। गौड़ देश के लोग उन दिन बड़े बड़े नाखून का पसंद करते थे। गौड़ देश के लोग थे, गौड़ देश के जो लोग थे नाखून को बड़े बड़े नाखून पसंद करते थे, छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े नाखून, ठीक है। और दक्षिणी तरफ के लोग जो है छोटे नाखून को अपनी रुचि मानते हैं। देश की भी और काल की भी, लेकिन समस्त अधोगामी वृत्तियां को और नीचे खींचने वाले वस्तु को भारतवर्ष ने मनुष्य चित्त को बनाया है। यह बात चाहूं भी तो भूल नहीं सकते। यह बात कर लेखक, यह बात चाहूं तो भी भूल नहीं सकता। कौन सी बात है प्यारे बच्चों? देखेंगे हम लोग। मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी विज्ञानों का, यानी बायोलॉजी के जो मानव के शरीर को अध्ययन करते हैं डॉक्टर साहब जो बनते हैं, तो प्राणी विज्ञानियों का निश्चित मत है कि आज से 55 साल पहले मानव चित्त की भांति मानव शरीर में बहुत सी अभ्यास जन्य सहज वृत्तियां रह गई हैं। दीर्घ काल तक उसकी आवश्यकता रही है, अतः वह शरीर ने
शरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है कि वे वृत्तियां अनायास और शरीर के अनजाने में भी अपने आप काम करती है। कह रहे हैं कि हमारे शरीर को ऐसी वृत्तियां की आदत पड़ गई है जिसको हम कुछ ना भी ध्यान रखें तो वो अनजान में क्या रहती है, बढ़ती रहती है। जैसे बाल का बढ़ना, बाल का दाढ़ी का बढ़ना अपने आप जो है बढ़ते रहता है। नाखून का बढ़ना ये जो है अपने आप बढ़ते है। इस पर ध्यान ना दे हम लोग तभी क्या होता है, बढ़ते रहता है। नाक जैसे कह रहे हैं और शरीर के अनजाने में भी अपने आप का काम करते रहती है। जैसे नाखून का बढ़ना उसमें से एक है। नाखून का बढ़ना क्या है, अनजान वृत्तियों में से एक है। दूसरा का है केस का बढ़ना, बाल का बढ़ना दूसरा है। दांत का दोबारा उठना तीसरा है। पलकों का गिरना चौथा है। पलकों का गिरना क्या, पलक हमारा अपने आप गिरता है, ये भी क्या है, अनजान वृत्तियां है, अपने आप ही काम करती है। ये क्या है, चौथा विकल्प सुनिए आगे। और असल में सहजात वृत्तियां अनजान स्मृतियों को ही कहते हैं। असल में सहजात वृत्तियों को हम क्या कहते हैं, अनजान स्मृतियों को ही कहते हैं। हमारी भाषा में इसके उदाहरण मिलते हैं। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियां को विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविकता प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिलेगी। ठीक है। पर कौन सोचता है, सोचना तो क्या है, उसे इतना भी पता नहीं चलता है कि उसके भीतर नाक बढ़ा लेने की जो सजात वृत्तियां है, नाखून बढ़ा लेने की जो वृत्तियां है, वो उसके पशुत्व का परिणाम है। हम कभी गौर से बैठ कर नहीं सोचे कि हमारा नाखून बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, इसके क्या कारण हो सकते, कभी सोचे नहीं सोचे हम लोग। ठीक है प्यारे बच्चों, उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है उसकी मनुष्यत्व की निशानी है। नाखून को काटना क्या है, मनुष्य की निशानी है। और यद्यपि पशुत्व के चिन्ह उसके भीतर रह गए हैं, वह पशुत्व को छोड़ चुका है। पशु बनकर वो आगे नहीं बढ़ सकता है। यानी हम लोग नाखून बढ़ाए तो कोई जाकर रह पाएंगे, पढ़ पाएंगे, कुछ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो ये जो है हमारी पशुता की निशानी, इसीलिए हम नाखून बढ़ना क्या है, पशुता की निशानी, और काट देना मनुष्य की निशानी है। ठीक है। उसे कोई और रास्ता खोजना चाहिए। अश्व बढ़ने की प्रति मनुष्य तो को विरोधनी है। नाखून बढ़ने का है, मनुष्य की विरोधनी है। आगे देखेंगे प्यारे बच्चों। मेरा मन पूछता है किस ओर, मेरा मन पूछता है, लगे साहब कर मेरा मन कहता है किस ओर, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, मनुष्य जो कहाँ बढ़ रहा है, किस तरह बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर। यानी पशुओं के जैसा काम कर रहा है या मनुष्य के जैसा काम कर रहा है। वास्तव में बढ़ने की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। अस्त्र बढ़ा रहा है या अस्त्र को घटा रहा है। ठीक है। मेरी निर्बोध बालिका ने कि ये हमारी पशुता की, नाखून बढ़ना हमारी पशुता पूर्ति की निशानी है। मनुष्य जाति में ही प्रश्न किया, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये हमारी पशुता का अवशेष है। ये हम जो है जंगली जानवर जैसा रंग है वो उसका क्या है, शेष है, अवशेष है। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो यह अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं, किसकी निशानी है। आगे देखेंगे। भारतीय भाषा में ही सुनिए यहाँ से। भारतीय भाषाओं में प्रायः ही अंग्रेजी के इंडिपेंडेंट शब्द का समानार्थक शब्द नहीं मिलता है। ठीक है। 15 अगस्त को जब अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे, देसी भाषा के पत्र स्वाधीनता दिवस की क्या कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। देसी जो भाषा के लोग थे वो क्या कर रहे थे, स्वाधीनता की चर्चा कर रहे थे। इंडिपेंडेंस का अर्थ है अधीनता या किसी की अधीनता का अभाव। ठीक है, अधीनता या किसी अधीनता का अभाव। पर स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना। अपने ही क्या रहा, स्वाधीनता का क्या अर्थ है, अपने लोगों में अधीन रहना। अंग्रेजी में कहना है तो सेल्फ इंडिपेंडेंस कहेंगे। अंग्रेजी में कहना है तो क्या कहेंगे, स्व अधीन रहना, यानी खुद पर भरोसा रखना, उसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, सेल्फ इंडिपेंडेंस कहेंगे। ठीक है। आगे सुनिए। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इतने दिनों तक अंग्रेजी की अनुवर्तिता करने के बाद भी
भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अधीनता क्यों नहीं कर सका? भारतवर्ष जो है अधीनता को इंडिपेंडेंस क्यों नहीं कर सका? उसने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए, आज़ादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज्य, स्वाधीनता, उन सबों में स्व का बंधन अवश्य रखा। यह क्या संयोग की बात है या हमारी समूची परंपरा ही अनजाने में हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होती रही है? मुझे प्राणी विज्ञान की बात पर फिर याद आती है, सहजात वृत्तियां अनजान स्मृतियां का ही नाम है। सहजात वृत्तियां क्या है? अनजान स्मृतियों का ही नाम है। आगे बढ़ते हैं। स्वराज होने के बाद है सौभाग्य। स्वराज होने के बाद यानी हमारा देश आजाद होने के बाद हमारे नेता और विचारशील नागरिकों को सोचने लगे, हमारे नेता और विचारशील जो नागरिक थे वो सोचने लगे कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए, इस देश को सच्चे अर्थ में कैसे सुखी बनाया जाए। जब देश आज़ाद हुआ, जब हम लोग को आज़ादी मिली, तो नेता जो है, नेता और विचारशील लोग सोचने लगे कि देश को कैसे सुखी बनाया जाए। हमारे देश के लोग पहली बार ये सब सोचने लगे हों, ऐसी बात नहीं है। हमारे देश जो पहली बार ऐसे सोच रहा है, ऐसी बात नहीं है। हमारा इतिहास बहुत पुराना है, हमारा इतिहास बहुत पुराना है। हमारे शास्त्रों में इस समस्या का नाना भाव और नाना पहलुओं से विचारा गया है। हमारे देश को कैसा सुखी रखा जाए, देखा जाए अस्त्र शस्त्र तो बहुत चीज ऐसा मिलेगा उदाहरण। हम कोई नौसखिया नहीं है, मतलब हम कोई नए नए नहीं है जो रातों रात अनजान जगह में पहुंचकर आरक्षित छोड़ दिए गए हों। हमारी परंपरा महिमामयी है, महिमामयी है, महिमामयी माने हमारी जो परंपरा है, संस्कृति है, उसकी चारों तरफ गीत गाई जाती है। उत्तराधिकारी विपुल और संस्कार उज्जवल है। हमारे अनजाने में भी ये बात एक खास है, खास दिशा में सोचने की प्रेरणा देती है। यह जरूरी है कि हर परिस्थितियां बदल गई है। आगे सुनिए। उपकरण नए हो गए। उपकरण कैसे हो गए हैं प्यारे बच्चों? नए हो गए हैं। उपकरण जो है नए हो गए हैं और उलझनों की मात्रा बहुत बढ़ गई है, पर मूल समस्या बहुत अधिक नहीं बदली है। भारतीय चित्त जो आज भी अधीनता के रूप में ना सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, भारतीय जो है अधीनता के रूप में ना सोचकर किस रूप में सोचता है? स्वाधीनता के रूप में सोचता है। वो हमारे दीर्घकाल संस्कारों का फल है कि अधीनता को ना सोचकर वो स्वाधीनता को सोचता है, खुद की आजादी सोचता है, दूसरे के अंदर ना रहकर वो क्या समझता है? स्वाधीनता समझता है। वह स्वयं के बंधन के आसानी से छोड़ नहीं सकता, वो स्वयं के बंधन को आसानी से छोड़ नहीं सकता। अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है, कह रहे हैं जो कुछ हमारा पुराना है, चाहे जो कुछ हमारा विशेष है, उसे हम सिमटे रहे, उसे हम कह रहे हैं चिपटे ही रहे। पुराने की मोह सब समय वांछनीय नहीं होती है। आगे सुनिएगा। मेरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य की आदर्श नहीं बन सकती। कह रहे हैं कि अगर मेरी बच्ची को बंदरिया, कोई बंदरिया, जैसे बंदर सुने होते हैं आप लोग, तो बंदरिया हमारी बच्ची को गोद में दबा लेगी, जिस तरह माँ अपने बेटी को चाहे बेटा को दबाती है, उस तरह बंदरिया दबा लेगी, तो क्या बंदरिया मनुष्य बन सकती है? नहीं बन सकती है। कह रहे हैं कि मेरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, मनुष्य का रूप नहीं ले सकती है। आगे सुनिए। परंतु मैं ऐसा भी नहीं सोच सकता कि हम नई असंदिग्धता के नशे में चूर होकर, नए नए चीजों को खोज में चूर होकर अपना सब कुछ खो दे, अपना सब कुछ खो दे, सब कुछ अपना क्या पहले जो सब कुछ खो दे। कालिदास ने कहा था, कालिदास ने कहा था, कुछ याद रखिएगा। कालिदास ने कहा था सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब पुराने अच्छे नहीं होते, और कह रहे सब नए खराब भी नहीं होते हैं। लोग दोनों की जांच कर लेते हैं और जो हितकर होता है उसे ग्रहण करते हैं, और मूर्ख लोग दूसरों की सारे पर भड़कते रहते हैं। सो हमें परीक्षा करके हितकर माने अपने हित में जानकर बात सोच लेनी होगी, और अगर हमारे पूर्व सचिव भंडार में वह हितकर वस्तु निकल आए तो उससे बढ़कर क्या हो सकता है? कोई समस्या आ जाए, चाहे कोई चीज नया चीज आ जाए, तो हम पहले सोचेंगे, विचारेंगे हमारे लिए अच्छा है कि नहीं है, फिर उसी अगर अच्छा लगेगा, ग्रहण करने योग्य होगा तो ग्रहण करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं प्यारे बच्चों। जातियां इस देश में अनेकों आई। जातियां इस देश में क्या आई प्यारे बच्चों? जातियां जो है इस देश में क्या हुई? अनेकों आई।
जातियां इस देश में अनेक जो आई जातियां इस देश में क्या हुई, अनेकों आई, लड़ती झगड़ती भी रही, लड़ती और झगड़ती भी रही। ठीक है प्यारे बच्चों, हमारे देश में जो है जातियां, कितनी सारी जातियां हमारे देश में आई और आपस में क्या हुई, लड़ती झगड़ती भी रही। हमारे देश में जो है जातियां बहुत सारी आई और आपस में लड़ती भी रही। सभ्यता की नाना सीढ़ियां पर खड़ी और नाना और मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं है। सामान्य धर्म खोज निकालना क्या है, सहज बात नहीं है, आसान बात नहीं है। ठीक है, बहुत सारी जातियां आई, उसके लिए एक नॉर्मल सा जो है धर्म को खोज देना कि सब इसी धर्म को माने, ये आसान बात नहीं है। भारतवर्ष के ऋषियों ने, भारत के जो ऋषि हैं, अनेकों प्रकार से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की थी, पर एक बात उन्होंने लक्ष्य की थी कि समस्त वर्ण और समस्त जातियों का एक सामान्य आदर्श भी है, वह है अपने ही बंधनों से अपने को बांधना। मनुष्य पशु से किस बात से भिन्न है? मनुष्य जो है पशु से किस प्रकार भिन्न है? आहार में यानी खाने में, सोने में आदि पशु सुलभ स्वभाव के उसे ठीक वैसे ही हैं जैसे अन्य प्राणी हैं, लेकिन वह फिर भी पशु से क्या है, भिन्न है। यानी मनुष्य भी खाता है तो पशु भी खाते हैं, मनुष्य जो है सोता है तो पशु भी सोते हैं, लेकिन जो है मनुष्य और पशु से क्या है, बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग है। हम किसी प्राणी को देखेंगे संकट में तो हमें दुख तकलीफ होगी, लेकिन ऐसा जानवर के प्रति नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसमें संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है। किसमें? मनुष्य में। श्रद्धा है, ताप है, त्याग है। दूसरे के प्रति क्या है? ताप है, त्याग है। दूसरे के लिए हेल्प कर सकते हैं, दूसरे के प्रति त्याग कर सकते हैं। हाँ भाई तुम ये ले लो चीज, ठीक है। वह मनुष्य के स्वयं को उद्भव बंधन है, इसलिए मनुष्य झगड़े को अपना आदर्श नहीं मानता। मनुष्य जो है झगड़े को अपना आदर्श बिल्कुल नहीं मानता। ठीक है, गुस्से में आकर चढ़ता है, दौड़ने वाली अविवेक को बुरा समझता है और वचन मन और शरीर से किए गए असत्य आचरण को गलत और आचरण मानता है। मन से और जो है गलत आचरण का मानता है, गलत मानता है। यह किसी भी जाति और या समुदाय के का धर्म नहीं है। किसी भी जाति में ऐसा बात नहीं किया है किसी को दूसरे को परेशान करना, किसी को बुरा बोलना, किसी भी धर्म में नहीं बताया गया। यह मनुष्य मात्र का धर्म है, यह मनुष्य का ही धर्म है। महाभारत में इसलिए निर्भय भाव, सत्य और अक्रोध का सबसे बढ़कर सामान्य धर्म का है कि बिना किसी बात से किसी बैर रखना, सत्य और बिना किसी चीज के लिए अक्रोध होना। ठीक है, सत्य बोलना है, दूसरे प्रति संवेदना रखना है। कहा गया है, एतादि वित्ता श्रेष्ठम सर्वभूतेषु भारत निर्भयता महाराज सत्य क्रोध एवं क्षम। बिना मतलब जो है जो सर्वश्रेष्ठ भारत है उसका गुण है कि यहाँ के जो व्यक्ति हैं क्या है, निर्भयता, किसी के प्रति जो है बैर का भाव नहीं रखते, किसी से दुश्मनी नहीं रखते हैं। ठीक है, और जो है बिना बात का क्रोध भी नहीं करते, सत्य के लिए भी क्रोध करते, लेकिन सत्य जो है उसके लिए क्या करते, क्रोध करते हैं। अन्यत्र इसमें निरंतर दानशीलता को भी गिनाया गया है। गौतम बुद्ध ने ठीक ही कहा था, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वो सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। गौतम ने कहा था कि मनुष्य की यही मनुष्यता है, यानी हमारी यही इच्छा है, हमारी यही मनुष्यता है, हमारा यही धर्म बनता है कि सभी को सुख दुख के प्रति क्या सहानुभूति हो। ठीक है, अहिंसा, सत्य और अक्रोध मूलक धर्म का मूल उत्सव यही है। मुझे आश्चर्य होता है कि अनजाने में भी हमारी भाषा में यह भाव कैसे रह गया है, लेकिन मुझे नाखून के बढ़ने पर आश्चर्य हुआ था। अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है और आदमी है कि सदा उसमें लोहा लेने का कमर कसते हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? बड़े बड़े नेता कहते हैं कि वस्तुओं की कमी है। बड़े बड़े नेता क्या कहते हैं? वस्तुओं की कमी है, और मशीन बैठाओ और उत्पादन बढ़ाओ
और धन की वृद्धि करो, धन की क्या करो, वृद्धि करो। और बाह्य उपकरण की ताकत बढ़ाओ, बड़े बड़े मशीन का जो है ताकत बढ़ाओ। एक बूढ़ा था, एक पे क्या था पैर बच्चों, बूढ़ा था, एक बूढ़ा था, सुनिए क्या कहा था। उसने कहा था बाहर नहीं, बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, बाहर नहीं भीतर की ओर देखो। हिंसा को मन से दूर करो, दूसरे प्रति जो द्वेष भाव उसको क्या करो, दूर करो। मिथ्य को हटाओ यानी झूठ को हटाओ। क्रोध और द्वेष को दूर करो, गुस्सा और जो किसी के प्रति द्वेष है यानी दुश्मनी है उसको क्या करो, दूर करो। लोग के लिए कष्ट सहो, लोगों के लिए क्या करो, कष्ट सही है। आराम की बात मत सोचिए, आराम की जो बात है बिल्कुल नहीं सोचना है। प्रेम की बात सोचो, दूसरे प्रति कैसा रहना है, प्रेम से रहना है। आत्मतोषण की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। सोचो उसने कहा प्रेम ही बड़ी चीज है, उसने कहा प्यारे बच्चों बूढ़ा ने, प्रेम ही सबसे बड़ी चीज है। नेताजी जो है लोग, नेता जो लोग हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या कहते हैं कि उत्पादन बढ़ाओ, जनसंख्या घटाओ, शक्ति बढ़ाओ, ठीक है, क्या क्या बढ़ाओ, ये सारा चीज कहते हैं। फैक्ट्री लगाओ बड़े बड़े, ये जो है देश को सुखी रहने के लिए। लेकिन एक बूढ़ा व्यक्ति ने कहा था कि दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखिए, दूसरे प्रति क्या रखिए, प्रेम भाव रखिए। दूसरे से जो है द्वेष को दूर कीजिए, देश को क्या कीजिए, दूसरे पर द्वेष मत रखिए। हमेशा काम के प्रति सोचिए, काम सोचिए, ठीक है। और हमेशा जो है प्रेम की बात सोचो, क्या सोचना है, प्रेम की बात सोचना है, ठीक है। उसने कहा था, बूढ़ा व्यक्ति ने, उसने कहा था प्रेम ही सबसे बड़ी चीज है, ठीक है। देखिए कितना बड़ी बात उन्होंने जो है उस बूढ़ा व्यक्ति ने कहा था। ऐसे रहने से हमारा देश क्या रहेगा, सुखी रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे सुनो। क्योंकि वह हमारे भीतर है, उच्च खेलता पशु की प्रवृत्ति है, सो का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। बूढ़े बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं, लेकिन साहब कह रहे हैं बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं पता नहीं। जो बूढ़ा व्यक्ति था उसकी बात आपको अच्छी लगी या नहीं, पर उसे गोली मार दी गई। उसे क्या मार दी गई, गोली मार दी गई। यही है आजकल के दौर है, जो अच्छा बात किएगा तो आप लोग को दुनिया से उठा दिया जाएगा, ठीक है। आदमी के नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति है, आदमी के नाखून बढ़ने क्या है, प्रवृत्ति है, उसमें जो है नाखून बढ़ेंगे ही। मैं हैरान होकर सोचता हूँ बूढ़े ने कितनी गहराई में बैठकर मनुष्य की वास्तविकता चरित्रता का पता लगाया था। कह रहे लेकिन साहब मैं बहुत गहराई में बैठकर सोचता हूँ कि जो है बूढ़े ने मनुष्य की चरित्र पर कितना अच्छा बात कहा था, ठीक है। ऐसा कोई दिन आ सकता है जबकि मनुष्य के नाखून का बढ़ना बंद हो जाए। कह रहे लेखक साहब ऐसा कोई दिन आ सकता है जब नाखून मनुष्य का बढ़ना क्या बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग यानी बिना जरूरत वाले अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। जिस प्रकार हमारी क्या हो गई है, पूंछ झड़ गई है, उसी दिन मनुष्य की पशुता भी क्या हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। जिस दिन हमारे नाखून आना बंद हो जाए, बाल आना बंद हो जाए, उस दिन हम कहा नहीं हमारी पशुता की निशानी मिट गई है। शायद उस दिन वह मरण शस्त्र का प्रयोग भी बंद कर देगा। तब तक इस बात से छोटे बच्चों को परिचित करा देना वांछनीय जान पड़ता है कि मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। आगे सुनिए। बेहतर जीवन में अस्त्र शस्त्र को बढ़ाना देना मनुष्य की अपनी इच्छा की निशानी है। मनुष्य की अपनी क्या है, मनुष्य जो अपनी इच्छा से क्या कर रहा है, अस्त्र शस्त्र को बढ़ा रहा है, ये मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करती है, ठीक है। ये खुद से नहीं बढ़ रहा, मनुष्य खुद चाह रहा है तो अस्त्र शस्त्र बढ़ रहे हैं, और उनकी बढ़ा को रोकना मनुष्य तक की ताकत है। मनुष्य में जो घृणा है, जो अन्यास है, बिना सिखाए आ जाती है, वो पशुत्व का द्योतक है। और अपने को संयंत्र रखना, दूसरे को मनोभाव का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तु मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। कह रहे हैं बच्चों को यह सिखाना जरूरी है कि अभ्यास यानी प्रैक्टिस और मेहनत से प्राप्त चीजें उससे क्या देती है, सूची उससे जो है मनुष्य को महिमा को सूचित करती है, यानी मनुष्य के जो है नाम को सूचित करती है, यानी वो अच्छा कर्म किया इस बात को सूचित करती है। तो बच्चों का लेखक साहब बच्चों को यह सिखा देना, बच्चे यह जान ले तो अच्छा है, बच्चे यह जान ले तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को क्या करती है, सूचित करती है।
ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सफलता और चरितार्थ में अंतर है। सफलता और चरितार्थ में क्या है? सफल होना और चरित्र में अंतर है। मनुष्य मरण शास्त्र के संचयन से बाह्य उपकरण को बहुल्य से उस वस्तु को भी पा सकता है जिससे उसे बड़े बड़े अन्वर के साथ सफलता नाम दे रखा है। परंतु मनुष्य के चरित्र में प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से सोच देने में है। नाखून का बढ़ना मनुष्य को से अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना स्वनिर्धारित आत्मा का बंधन का फल है जो उसे चरित्र की ओर ले जाती है। कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, कह रहे लेखक साहब, कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। जैसे ही बढ़ेगा मनुष्य उसे क्या कर देगा? काट देगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमारा जो है चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। ये जो है पूरी बात आप लोग समझ में आई होगी। इसमें जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं, तरह तरह की बातों से जोड़कर लेखक साहब जो है आप लोग को परिचय कराए हैं हमारी संस्कृति का। ठीक है, इसमें जो है कालिदास की बात, एक बूढ़े की बात, बहुत सारी बातों को इसमें अपने हमारी संस्कृति को भी क्या कराए, वो चीज कराए, आप लोग से जोड़े हैं। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों ये पार्ट आप लोग को अच्छा लगा होगा। जरूर आप लोग इस वीडियो को देखिएगा ताकि आप लोग पार्ट से समझ जाए। इसका भी क्वेश्चन आंसर बाकी जरूर कराएं। इसी के साथ जो है एक ही वीडियो में हम अपलोड करा देंगे। हाँ तो प्यारे बच्चों, हम लोग जो है चैप्टर 4 का जो पढ़े हैं, ठीक है, चैप्टर 4 जो पढ़े हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, तो उसका जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों देखेंगे। ठीक है, चैप्टर 4 जो नाखून क्यों बढ़ते हैं हम लोग ने पढ़े हैं, उसका क्या करेंगे हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव देखेंगे और सब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, आइए ऑब्जेक्टिव की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसमें से कौन पाठ जो है उस पाठ को लिखे हैं, कौन रचित किए हैं? तो पहला ही है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं उन्होंने लिखा है। आगे बढ़ो। कौन सा निबंध नई पीढ़ी में सौंदर्य बोध, इतिहास, चेतना और संस्कृति, आत्मगौरव का भाव जगाता है? ये कौन सा होगा इनसे प्यारे बच्चों? सर्व एवं जाति प्रथा, नागरी लिपि, बहादुर, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यही होगा, डी ऑप्शन होगा। यही जो है प्यारे बच्चों निबंध जो है नई पीढ़ी में सौंदर्य बोध, इतिहास और चेतना, संस्कृति, आत्मगौरव का भाव जगाती है। कौन? नाखून क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, नाखून क्यों बढ़ते हिंदी की कौन विधा है? ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध, यानी ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अब जो है सवाल नंबर 4 पे चलते हैं। ललित निबंध है, मछली नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, नौबत खाने में इबादत। तो हमारा ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों बी सही होगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यही ललित निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं के रचनाकार कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं इस निबंध को कौन लिखे हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं उसका लेखक है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो प्यारे बच्चों 1907 दुबे छापरा बलिया में हुआ था। दुबे छापरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, 1907 में हुआ था, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नाखून प्रतीक है, नाखून किसका प्रतीक है? पांचवी वृत्ति का, मानव वृत्ति का, प्रेम का, पुरुष का। तो नाखून जो है पांचवी वृत्ति का, पशु का वृत्ति का पहचान है। हम हर बार नाखून क्यों काटते हैं? हम हर बार नाखून क्यों काटते हैं? स्वस्थ रहने के लिए, बर्बरता समापन हेतु, सुंदरता के लिए, मजबूरी से। तो है प्यारे बच्चों सुंदरता के लिए हम नाखून क्यों काटते हैं। यहाँ पर जो सुंदरता के लिए भी हो जाएगा और स्वच्छ रहने के लिए जो है हम नाखून काटते हैं। ठीक है, स्वच्छ रहने के लिए नहीं होगा प्यारे बच्चों, इसमें ऑप्शन होगा आपका सी, सुंदरता के लिए। ठीक है, सुंदरता के लिए नाखून काटते हैं। अगर वही रहता स्वस्थ के लिए तब हम लोग लगाते। ठीक है,
द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? द्विवेदी जी के सामने ये प्रश्न कैसे आया कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो लड़की ने पूछी थी। काट दीजिए वो चुपचाप दंड को स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज्जा अपराधी के भांति फिर छूटते ही अपने सेंध पर हाजिर हो जाते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां, जो ये पंक्तियां दी गई है, किस पाठ से ली गई है? तो ये जो पंक्तियां है प्यारे बच्चों, ये जो पंक्तियां है नाखून क्यों बढ़ते से ली गई, नाखून क्यों बढ़ते हैं उससे ली गई, ठीक है। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। काट दीजिए वो चुपचाप दंड को स्वीकार कर लेंगे, काट दीजिए वे चुपचाप दंड को स्वीकार कर लेंगे, निर्लज्जा अपराधी के भांति छूटते ही सेंध पर हाजिर। उपयुक्त कथन में निर्लज्जा अपराधी किसे कहा गया? निर्लज्जा अपराधी किसे कहा गया? नाखून को। ये जो है निर्लज्जा अपराधी कहा गया इसको, ठीक है। बिना शर्म आने वाला अपराधी, अपने से बढ़ते जाएगा, काटेंगे फिर बढ़ेगा। लेखक ने निर्लज्जा अपराधी किसको कहा है? नाखून को कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसके बहाने अत्यंत सहज शैली के सभ्यता और संस्कृति के विकास की गाथा उद्घटित कर दिखाया है? तो नाखून के बहाने जो इस कथा का केंद्रित निबंध की रचना की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एवं प्रशासनिक पद पर रहे हैं? प्यारे बच्चों, इसमें आप लोग हम समय दे रहे हैं, आप लोग बताओ। बताइए, 20 सेकंड का समय दे रहा है आपको, इसका आंसर बताइए कौन सा होगा। प्यारे बच्चों, इसका जो आंसर होगा, ये जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी, शांति निकेतन में भी, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, इन सभी में क्या रहे? प्रोफेसर रहे। और ये जो है प्रशासनिक पद पर भी रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं लेखक से किसने पूछा? नाखून क्यों बढ़ते हैं लेखक से किसने पूछा? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं लेखक साहब के छोटी लड़की ने इस बात को लेखक साहब से पूछा, ठीक है। द्विवेदी जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो आलोक पर्व के लिए जो है उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ठीक है। यानी इसी रचना के लिए उन्हें प्यारे बच्चों साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं आगे। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किस जीवांत के प्रतीक है? जो नाखून है वो किस चीज का प्रतीक है? तो मनुष्यता का, सभ्यता का, पाशु वृत्ति का। इसका ऑप्शन होगा सी। पाशु वृत्ति का क्या है? ये चिन्हासी है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल। प्यारे बच्चों, सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? अस्त्रों के संचयन को, अनजान स्मृतियां को, स्वयं के बंधन को, उपयुक्त में सभी। तो सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? ऑप्शन होगा बी। यानी जो अपने आप जो चीज बढ़ता है, जैसे हमारा पलक हो गया, पलक गिरना, केस का बढ़ना, ये सब क्या है? अनजान स्मृतियां है, ठीक है प्यारे बच्चों। हजारी प्रसाद द्विवेदी के कौन से निबंध नई पीढ़ी में? हजारी प्रसाद द्विवेदी के कौन सा निबंध नई पीढ़ी में सौंदर्य बोध, इतिहास, चेतना और संस्कृति आत्मगौरव का भाव जगाता है? तो इसमें से कौन सा होगा प्यारे बच्चों? कौन सा निबंध कौन सा होगा? तो निबंध होगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह निबंध होगा जो सौंदर्य, इतिहास की चेतना और संस्कृति आत्मगौरव का भाव जगाता है, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। लेखक के अनुसार नाखून की विभिन्न आकृतियां कौन सी है? लेखक के अनुसार ये सब है, तिनकोड़ा है, वर्तुलकार है, चंद्रकार है। तो उपयुक्त में सभी होगा। आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? हमारा डी होगा। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। विचार और वृत्तक लेखक
विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? तो ये प्यारे बच्चों हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है सौंदर्य बोध और संस्कृति चेतना का, सुंदरता बढ़ाने का, अच्छे व्याकरण का, सुंदरता और स्वास्थ्य पर ध्यान देने का। ऑप्शन नंबर डी, सुंदरता भी और स्वास्थ्य का भी। ठीक है, मनुष्य की पशुता की जितनी बार भी काट दो, मनुष्य की पशुता को प्यारे बच्चों जितनी भी बार काट दो वह मरना नहीं जानती है। किस पंक्ति से ली गई है? ये नाखून से ली गई। किस पंक्ति से ली गई? नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस पंक्ति से ली गई है। किसने कहा था सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं, सब नए खराब ही नहीं होते हैं? किसने कहा था प्यारे बच्चों? इस बात को जो है कालिदास ने कहा था, सब नए अच्छे नहीं होते, सब पुराने खराब भी नहीं होते हैं। दिगची की हड्डी से, दिगची मुनि की हड्डी से किसका अस्त्र बना था? तो इंद्र का वज्र वस्त्र बना था। ठीक है, कुटुज के रचनाकार कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुटुज के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आलोक पर्व किनकी कृति है? तो ये प्यारे बच्चों हजारी प्रसाद द्विवेदी के है, जिसके वजह से उन्हें अकादमी पुरस्कार मिला है। मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है? पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र घटाने की ओर? प्रस्तुत पंक्ति किस रचना से है, रचना के है? तो प्यारे बच्चों हजारी किस रचनाकार के है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाकार के द्वारा लिया गया है। नाखून क्यों बढ़ते पंक्ति से है। विचार प्रवाह किस लेखक की रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। विचार प्रवाह किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। पुराने का मुंह सब समय वांछनीय नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक से? नाखून क्यों बढ़ते हैं। अब जो है किस देश के लोग बड़े बड़े नाक पसंद करते हैं? तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी, गोंड देश के लोग जो है बड़े बड़े नाखून को पसंद करते हैं। ठीक है, आनंद दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की लिखी गई कृति है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज्जापराधी किसे कहा है? चोर को, डकैत को, हत्यारे को, नाखून को? निर्लज्जापराधी किसे कहा गया? नाखून को। अब जो है प्रश्न आता है। ठीक है, अब क्या आता है? प्रश्न करेंगे, ऑब्जेक्टिव कर लिया, सब्जेक्टिव करेंगे। पहला सब्जेक्टिव है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं चैप्टर का नाम है। ये सवाल यहाँ से स्टार्ट होता है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक आगे कैसे उपस्थित हुआ। नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न जो है प्यारे बच्चों लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ। नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक के सामने तब उपस्थित हुआ जब लेखक की छोटी सी पुत्री ने लेखक से पूछा कि पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं। तब इस तरह जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं लेखक के सामने यह प्रश्न जो है सामने आता है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। बढ़ते नाखून के द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या क्या याद दिलाती है। जो नाखून बढ़ता है मनुष्य को क्या क्या याद दिलाती है। तो बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को उसकी परस्ववृत्ति की याद दिलाती है, यानी मनुष्य पहले पशु के जैसा रहता था, उस बात को यह नाखून बढ़ना याद दिलाती है हमें। ठीक है, लेखक के द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में कहाँ तक देखा संगत है, कहाँ तक देखना उचित है। ठीक है, लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना काफी हद तक संगत है, क्योंकि अस्त्र से हम अपनी सुरक्षा करते हैं। क्योंकि लाखों वर्ष पहले हम आदि मानव थे और हमारी सुरक्षा के लिए नाखून प्रयोग करते थे, इसीलिए नाखून अस्त्र के रूप में देखना काफी हद तक संगत है, यानी उचित है। सवाल नंबर 4, मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है। मनुष्य बार बार नाखून को इसलिए काटता है क्योंकि वो अपने पार्श्ववृत्ति यानी पुरानी चिन्हों को भुला देना चाहता है। पुरानी चिन्हों क्या करना चाहता है, भुला देना चाहता है, पासु की तरह रहना चाहता है। ये था प्यारे बच्चों हमारा आखिरी सवाल। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पाठ अच्छा लगा होगा, और जो ऑब्जेक्टिव से दोनों अच्छा, आप लोग जो कॉपी में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नोट कर लीजिएगा। और जो वीडियो को प्यारे बच्चों लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, और जो आगे आप किसी चैप्टर पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद।